डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर बयान दिया है कि वो ईरान के साथ बात करना चाहते हैं। बयान एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बताता हूं। वो ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि मैं ईरान से बात कर लूं। डोनाल्ड ट्रंप, यानी एक दिन डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट होता है कि मैं ईरान से बात करना चाहता हूं, मेरी ईरान से बात करवाई जाए, मैं जंग बंद करना चाहता हूं। अगले दिन स्टेटमेंट होता है नहीं, ईरान ने बहुत देर कर दी है। फिर एक दिन स्टेटमेंट होता है कि जनाब हमें जहाज डबोने का मजा आ रहा है, हम बहरी जहाजों को समंदर के अंदर डबो रहे हैं, बड़ा फन हो रहा है इसमें। अगले दिन होता है नहीं नहीं, हमें हर हाल में जो है वो मामला जो है वो हल की तरफ लेकर जाना, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। ये हो क्या रहा है? देखिए, इसराइल से भी ऐसी आवाजें आ रही। मसला यह है कि अमेरिका और इसराइल थकने लगे हैं। उन्होंने खुद को एक ऐसी लड़ाई में फंसा दिया है जिसका उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अमेरिकी थिंक टैंक्स ये बता रहे हैं कि अमेरिकन अंदाजे और तखमीने गलत साबित हुए कि ईरान कितनी जल्दी ढेर हो जाएगा, बल्कि ईरान ने हैरान कुन हद तक रेजिलियंस शो कर दी है और अब सूरत ईरान के कंट्रोल में है। इन्होंने लड़ाई शुरू तो कर दी, लेकिन अब ये कंबल को छोड़ते हैं और कंबल इन्हें नहीं छोड़ता। ये सूरत पैदा हो चुकी है। दूसरी जानिब जो इराकची हैं, वज़ीर खारजा ईरान के, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि कोई इम्कान नहीं है कि अमेरिका के साथ हम बातचीत करें। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है। हमारे साथ अमेरिका की बातचीत जारी थी, हमसे वादा किया गया कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, मगर इसके बावजूद हमला कर दिया गया, तो अमेरिका काबिल भरोसा रहा नहीं। देखिए, होनी तो बातचीत है और बातचीत के जरिए मसले का हल निकलेगा एंड में। तो वो बातचीत कौन करेगा? अब ईरान अमेरिका के साथ तो बातचीत करता नहीं, यानी अमेरिका ने अपनी वो वक़्त और हैसियत खो दी है जो उसकी थी। अब अमेरिका बात किससे करेगा? रशिया से, चाइना से, तुर्की से, पाकिस्तान से बात कर सकता है। पाकिस्तान अमेरिकी नुमाइंदे के तौर पे ईरान से बातचीत कर सकता है। वो कैसे? शहबाज शरीफ साहब को एक दिन पहले इजाजत दी गई और उन्होंने सबसे पहले जो है वो नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी। नए सुप्रीम लीडर के बारे में इत्तलात हैं कि वो जख्मी है, लेकिन वो महफूज हैं और कुछ ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उनके बारे में ये इत्तलात ईरान में से आ रही हैं कि वो जख्मी है। अब शहबाज शरीफ ने पहले नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी और फिर ईरानी सदर से आज बात भी की है। ईरानी सदर से शहबाज शरीफ ने जो बात की वो ज्यादा डिटेल में तो रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। आलमी बरादरी जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निजाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते हैं। ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो ये जनाब बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने क्या कहा ये हमारे सामने नहीं आया, लेकिन शहबाज शरीफ ने यही कहा होगा कि सऊदी अरब हमारी मजबूरी है, हमारा उनके साथ मुआहदा है, तो आप सऊदी अरब को ना मारें, आप उनके साथ ना लड़ें। पाकिस्तान बड़ी अजीब सिचुएशन में फंस गया, उनके ऊपर सऊदी अरब का भी दबाव है, ईरान से ना लड़ने के लिए पाकिस्तान के अंदर से भी दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी अब एक हुक्मनामा ऐसा लगता है कि आ गया है कि अब ये राब्ते कर रहे हैं ईरानी की आदत से, ताकि कल को अमेरिकन बिहाफ के ऊपर ये ईरान के साथ मुज़ाकरात या बातचीत कर सकें। वो अपने कुछ गुड कॉप भी रखते हैं, बैड कॉप गुड कॉप खेलते हैं ना, तो वो यही तरीका है कि पाकिस्तान एक ऐसा वफादार मुल्क है, या पाकिस्तानी जो सियासी क़यादत है या फौजी क़यादत है वो इतनी अच्छी वफादार है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि अगर ये ईरान के साथ राब्ते में रहेंगे तो हमारा एक रास्ता खुला रहेगा। बहरहाल इराकची ने तो मना कर दिया कि मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है। नाज़रीन, इसराइल की अब हालत मैं आपको बताता हूं। इसराइल की हालत यह है, आपको इस ट्वीट में नजर आ जाएगी। पहली मरतबा इसराइली फॉरेन मिनिस्ट्री, इन्होंने एक ट्वीट किया है और इसमें ये लिखते हैं The Iranian regime is firing cluster bombs at Israeli civilians. Their deliberate and repeated use against civilians shows that the Iranian terror regime is seeking to maximize civilian deaths and harm. वो कहते हैं जनाब कि ईरान हमारे ऊपर जो है ना वो मार रहा है क्लस्टर बम, और ये इसराइल के सिविलियन को मारा जा रहा है, और ये जानबूझकर किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है, और ये शो करता है कि ईरान ज्यादातर जो है वो सिविलियंस को निशाना बनाना चाहता है। ये इसराइल कह रहा है। साथ उसने बताया कि ये तस्वीर लगा के क्लस्टर बम होता क्या है, कि जनाब वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, वो किस तरीके से उसके अंदर से बम निकलते हैं, वॉर हेड कैसे निकलते हैं, फिर कैसे वो मल्टीपल बमों में तब्दील हो जाता है और किस तरीके से वो तबाही फैलाता है। ये 3 मरहलों में उन्होंने बताया, एक बाकायदा पूरा पोस्टर भी जारी किया है। देखिए, इसराइल के मुंह से ना सिविलियन का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। इसराइल ये वर्ड बोल ही नहीं सकता। इसराइल ने अपने सिविलियन को महफूज रखने के लिए जेर जमीन बंकर भी बनाए, सब किया। देखिए, सिविलियन का नुकसान दुनिया में कहीं भी हो, मैं मुजम्मत कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, दुनिया के वो ममालिक कर सकते हैं जिन्होंने सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं किया। वो लोग कर सकते हैं जो सिविलियंस के लिए आवाज उठाते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, लेकिन इसराइल कभी भी सिविलियंस के लिए आवाज उठाने का हक नहीं रखता। वो अपना ये हक खो बैठा है।
उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, इखलाकी जवाब ही नहीं है। 20,000 बच्चे उन्होंने हाल ही में शहीद किए हैं गाजा में। सिर्फ गाजा में 20,000 मासूम बच्चे उन्होंने शहीद किए हैं, जिनमें दूध पीते बच्चे भी शामिल थे। उनकी तस्वीर आप रोज की बुनियाद पर देखते रहे, रोजाना की बुनियाद पर। 33,000 खवातीन उन्होंने शहीद किए हैं गाजा में, यानी 53,000 सिर्फ खवातीन और बच्चे हैं जिन्हें इसराइल ने गाजा में शहीद किया है। इतनी बड़ी तादाद है। वो कैसे कह सकते हैं कि सिविलियन का नुकसान ईरान कर रहा है? उनका बनता नहीं है, वो ये बात कर नहीं सकते। और अब ये हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया से, क्योंकि हालात उन्हें आइडिया हो गया है कि उनके कंट्रोल में वैसे नहीं है जैसे उन्हें लगता था कि उनके कंट्रोल में रहेंगे। नाज़रीन, यूरोप तकसीम हो रहा है, ये भी अमेरिका पे एक दबाव की वजह है। यानी इटली ने भी मजम्मत की है, स्पेन भी खिलाफ खड़ा हो गया। स्पेन ने तो अपना जो सफीर है उसको इसराइल से वापस बुला लिया मुस्तकिल तौर पे कि जनाब वापस आ जाए, वहां पे सफीर नहीं चाहिए इसराइल के अंदर। फ्रांस जो है वो भी थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं चारों, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन, ये कंट्रीज, और बेल्जियम और आयरलैंड, ये भी इसी तरफ खड़े हुए हैं। सिर्फ जर्मनी जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसका इबाम बाकी। यूरोप बहुत तकसीम हो गया इस मामले पे कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो अटैक किया ये दुरुस्त है या गलत है। तो अमेरिका अपने पुराने इत्तेहादी खो रहा है और ये एक प्रॉब्लम है, और ये अमेरिका को आने वाले दिनों में मजीद फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को वहां ले गया कि एक दलदल में अमेरिका फंस गया है और उससे निकालने के लिए बड़ी समझदारी चाहिए। अमेरिका में हुकूमत तब्दील होगी तो चीजें अमेरिका के लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी, वरना नहीं। देखे ना, अमेरिका अपनी मिथिक हो गया। आपना हुर्मुज़ क्या है? एक पट्टी है ना पानी की, एक ऐसी जगह है जहां पे समंदर का पानी इंतहाई नैरो हो जाता है। ये एक गुजरगाह है जहां से दुनिया भर के बहरी जहाज गुजरते हैं और पेट्रोलियम मसनूआत लेकर जाते हैं। इसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। मैं आपने हुर्मत पे खुद जाती तौर पे खड़ा रहा, मैंने वहां खड़े होकर ईरान की रोशनियां देखी हैं। इतना करीब है, बहुत करीब है, इतना दूर नहीं है, कोई 20 मील लगता है ये थोड़ा सा। तो इसमें जो है वो ईरान ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अब अमेरिका सुपर पावर कहलाने के बावजूद अपने सारे इत्तेहादियों को लेकर ये आबना हुर्मुज़ नहीं खुलवा पा रहा। चाइना वहां से अभी तक लेकर चला गया ईरान से 11 मिलियन बैरल तेल, और आबना हुर्मुज़ बाकी दुनिया के लिए बंद है। अभी इतला आ रही है कि बांग्लादेश ने दरखास्त की है, तो बांग्लादेश के लिए आबना हुर्मुज़ को खोल दिया है ईरान ने कि आप यहां से अपने जहाज ले जा सकते हैं। तो रशिया, चाइना, बांग्लादेश, जिनको वो चाहते हैं उनको वो अलाउ करते हैं, और जिनको वो नहीं चाहते उनको वो अलाउ नहीं करते। ये ईरान का मुकम्मल कंट्रोल और बालादस्ती है आबना हुर्मुज़ पे। अब यहां पे ईरान एक अकेला मुल्क है, बाकी 7-8 मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जिनमें इसराइल है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, ये सारे, उर्दन है, ये सारे ममालिक जो हैं ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं। ये सारे मिलकर अमेरिका और इसराइल के साथ भी ये आबना हुर्मुज़ नहीं खुलवा पा रहे, और अमेरिकन बहरी जहाज इस तरफ आ भी नहीं रहे। तो ये बहुत बहुत बड़ा एक अमेरिका के लिए डैमेज है, एक बहुत बड़ा उनको डेंट पड़ा है। ये फजलुर रहमान साहब ने अभी तक ना तो मखसूस नशिस्तें जो उन्हें दी गई माले गनीमत में, ना तो वो एस्टेब्लिशमेंट को वापस की हैं, ना ही फजलुर रहमान साहब ने अभी तक जो फॉर्म 47 के ऊपर उन्हें आसिम मुनीर साहब ने इस रजीम में तोहफे दिए हैं, ना उन्होंने वो वापस किए हैं, ना ही जो लोग उन्हें तोहफे के तौर पे दिए गए ना उन्होंने वो वापस किए हैं। तो फजलुर रहमान साहब ने कोई भी सहूलत अभी तक वापस नहीं की जो उन्हें सरकार की जानिब से या मौजूदा रजीम की जानिब से मिली है, और वो इंजॉय कर रहे हैं उन सारी चीजों को, और उन सारी चीजों के ऊपर बैठे हुए हैं। कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बली से उनके लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, सेनेट से उनके लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, और जो चोरी की माले गनीमत समझ कर ली गई मखसूस नशिस्तें हैं, उन नशिस्तों पर भी उनकी खवातीन तनख्वाहें ले रही हैं या अकलियत के लोग तनख्वाहें ले रहे हैं। तो फजलुर रहमान साहब का इनकलाब सिर्फ इतना ही है कि मुझे हीरो माना जाए, मुझे लीडर माना जाए, लेकिन उन्हें लीडर तब माना जाएगा जब वो लात मारेंगे एस्टेब्लिशमेंट की दी हुई उन तमाम चीजों और उन तमाम नवाजिशात को जिन पे वो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। जब वो ये कहेंगे कि ठीक है, मैं आपके सारे पोल खोलता हूं, हर चीज सामने रखता हूं, रजीम चेंज ऑपरेशन में आसिम मुनीर का ये किरदार था, जनरल बाजवा का ये किरदार था, नदीम अंजुम का ये किरदार था, जनरल फैज उन दिनों में क्या कर रहा था, और कौन सा जर्नैल इनके साथ मिलकर क्या क्या बातें करता रहा, ये सारा कुछ उन्हें बताना चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि नवाज शरीफ का क्या रोल था, और लंदन में उनकी क्या बातचीत हुई, और किस तरीके से मौजूदा पूरा सेटअप कायम किया गया। जैसा कि जावेद हाशमी को उन्होंने कुछ चीजें बताई थी कि 1.25 साल पहले यह फैसला हो गया था,
15 महीने पहले यह फैसला हो गया था किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। फिर फजलुर रहमान साहब को जितनी सीटें देनी थी उतनी नहीं दी, और यहीं से फजलुर रहमान साहब को गुस्सा आया कि भी मैं तो इक्तदार के ख्वाब देख रहा था। फिर उन्हें एक ख्वाब दिखाया गया था कि वो सदर पाकिस्तान बनेंगे, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें सदर पाकिस्तान भी नहीं बनाया गया। बहरहाल फजलुर रहमान साहब का जो इनकलाब है वो अभी जबानी कलामी वादों तक की है, और ख्वाहिश उनकी ये है कि मुकदमे दर्ज हो जाए, कोई थोड़े से बंदे बुंदे गिरफ्तार हो जाए, इक्का दुक्का मार कुटाई के वाकयात हो जाए, फजलुर रहमान साहब को भी चंद दिन जेल में गुजारने पड़े, तो इससे वो बहुत बड़े कौमी सतह के हीरो बन जाएंगे। देखें बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन जावेद हाशमी साहब हीरो बन गए हैं। ना उनकी कोई बहुत बड़ी जमात है, ना उनके पीछे बहुत बड़े कोई फॉलोअर्स हैं, लेकिन पाकिस्तानी ये मानते हैं कि अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई आदमी हर दौर में खड़ा हुआ, जब इमरान खान साहब के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे तो तब जावेद हाशमी भी इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए थे। जब नवाज शरीफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गोद में गए तो तब जावेद हाशमी नवाज शरीफ के भी खिलाफ हो गए थे। तो जावेद हाशमी ने हर दौर में लंबे अरसे से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला किया। कम से कम परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद से लेकर अब तक आखिरी 25-30 साल तो उन्होंने शानदार गुजारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। और अब मरियम नवाज की हुकूमत ने उनके ऊपर जो पर्चा दिया है वो बिजली चोरी का दिया है। आप अंदाजा करें, इतना बड़ा लीडर है, इतनी उसने सऊबतें बर्दाश्त की हैं और इतनी उसने लंबी लड़ाई लड़ी है। नवाज शरीफ के लिए वो डट कर खड़ा हुआ उस वक्त जब नवाज शरीफ के अपने खानदान में कोई उसके लिए खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, और आज उस शख्स को बिजली चोरी के मुकदमे में मरियम नवाज की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये चीजें तो बताती हैं कि शरीफ खानदान की किस नौयत की सियासत है और किस लेवल के ये लोग हैं। नाज़रीन, नौरीन नियाजी की बातचीत चल रही थी, NCCIA ने उन्हें तलब कर दिया है, यानी FIA का वो विंग जो देखता है इन मामलात को कि कोई सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर किसी ने ऐसी बात की है जो काबिल एतराज है, तो वो उसके ऊपर फौरी तौर पे मुकदमा करते हैं, बुलवाते हैं। तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया एंकर को भी और नौरीन नियाजी साहिबा को भी। तो इनका तो मौक़िफ़ होगा बड़ा सादा। देखिए, अब जो चीजें सामने आ रही हैं या जो करीबी सोर्सेज है जो क्लेम कर रहे हैं, मेरी उनसे बात नहीं हुई अभी तक नौरीन नियाजी साहिबा से, उम्मीद है एक आधे दिन में मेरी उनसे बात हो जाएगी तो मैं उनसे पूछ पाऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि वो एक दुखी खातून है, उनका बेटा जो है वो फौजी अदालतों ने पकड़ के सजा दे दी और फौज की तहवील में रहा वो लंबे अरसे तक। 3 साल से उनका बेटा गिरफ्तार है, 3 साल से उनका भाई बेगुनाह गिरफ्तार है, कैद तन्हाई में इन लोगों को रखा हुआ है, निशान इबरत इन्हें बनाया गया है, भाई की आंख जाया हो गई है। और ऐसे माहौल में एक एंकर उनके साथ बैठता है और वो कहती है जी कि जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि ये ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी, यानी ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले की बातचीत है। और इसमें उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोले जो एक दुखी औरत बोल सकती है, जिसका दिल दुखा हुआ हो, जिसको तकलीफ हुई वो तो बदवाएं भी देता है जोड़ियां उठा के। यानी अगर ऑफ द रिकॉर्ड लोगों की आप बातचीत सुने, जो ऑफ द रिकॉर्ड लोग करते हैं सड़कों पे, लोग इतनी इतनी मोटी गालियां देते हैं एस्टेब्लिशमेंट के किरदारों को। इस हुकूमत को लोग इतनी गंदी गालियां देते हैं कि कानों से धुएं निकल आते हैं। जो बदवाएं लोग देते हैं मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैलों को, कानों से धुएं निकल आते हैं। ऐसी बदवाएं और ऐसी गालियां लोग देते हैं, तो वो ऑन एयर नहीं जाती ना, इसलिए किसी के ऊपर मुकदमा नहीं होता। लोग ऑफ द रिकॉर्ड बैठते हैं, 4 दीवारी के अंदर बैठते हैं, बाहर किसी पार्क में बैठते हैं, कोई सड़क पे मिल जाता है तो लोग झोलियां उठा के बदवाएं कर रहे होते हैं। जो लोगों ने हरमैन शरीफैन के अंदर बदवाएं की है ना इन लोगों के लिए, पाकिस्तान के मौजूदा रजीम के लिए, चाहे उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैल हैं, चाहे उसके अंदर कोई सियासतदान है, चाहे वो जालिमों की सहूलत करने वाले सहूलतकार हैं, तो लोगों ने जो खाना काबा और मस्जिद नबवी में बददुआएं दी है ना, वो अगर आप ऑन एयर कर दें तो इनके कानों से धुआं निकल आएगा। ये डर जाएंगे कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। मैंने तो अपने कानों से सुना है, मैंने तो खुद देखा है। मैं 2 मरतबा गया हूं हरम में और मैंने वहां सुना लोग कैसे इनके लिए बददुआ करते हैं और कैसे इमरान खान के लिए इस वक्त दुआएं मांग रहे हैं लोग। तो ये चीजें ऑन एयर नहीं जाती, जो ऑफ द रिकॉर्ड चीजें होती है वो ऑफ द रिकॉर्ड ही रहती हैं। फिर उन्होंने ये कहा भी था इमरान खान की बहन ने कि इसे पब्लिक ना किया जाए, और ये एक सहाफती उसूल है कि अगर किसी ने आपको कोई इंटरव्यू में बात कर दी है, अव्वल तो वो कहते हैं जी इंटरव्यू से पहले की बातचीत है और इसका इंटरव्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ये उनकी एक जाती भड़ास है, गुस्सा है उस खातून का। मैं यानी ये ओपनली कहता हूं कि किसी के भी आप किसी भी खातून के भाई को, उसके बेटे को आप निशाने इबरत बनाए तो वो आपकी तारीफ तो नहीं करेगी, तो आपके खिलाफ बात करेगी। अब उस बात में हकीकत कितनी है ये तो एक अलग बात है। यानी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आ जाना और फौरी तौर पे पाकिस्तान का लड़ाई रोक देना, ये सवाल अगर उन्होंने उठाया तो वो बात तो ठीक है। इंडिया ने पाकिस्तान में बहुत बम मारे थे, पाकिस्तान ने याद रखिएगा सिर्फ इंडिया के जहाज तबाह किए हैं, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान में कई जगहों पे मिसाइल मार के लोगों को शहीद किया है। अगर आप इंसानों की तादाद का मुवाजना करें तो पाकिस्तान में शहादतें ज्यादा हुई हैं, इंडिया में लोग कम मारे गए हैं। पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुए हैं,
लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। हमारे सहाफियों ने बड़ा रोला डाला था, 400 चौकियां कश्मीर में फतह हो गई, बाद में पता चला एक चौकी भी फतह नहीं हुई। क्लेम किया गया कि जनाब इतने किलोमीटर इलाके फतह हो गए, बाद में पता चला कि 1 इंच भी फतह नहीं हुआ। जहां पे हम थे हम वहीं पे हैं। सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के तैयारे गिराए थे, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम क्लेम करते। लेकिन ये एक कामयाबी है और हमें उस बात पे सबको बतौर पाकिस्तानी फख्र होना चाहिए कि हमारी एयरफोर्स ने अपनी बालादस्ती साबित की। अब नौरीन खानम के मामले पर आप आए तो वो क्या जवाब देंगी जाके एनसीसीआईए को? वो साफ जाके कहेगी ये तो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी। आप पूछे उसने पब्लिक क्यों की? 3 महीने पहले की ये बातचीत है और 3 महीने बाद वो एक क्लिप निकाल के जो बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड था, जिसके बारे में मैंने मना भी कर दिया था एंकर को कि इसको पब्लिक नहीं करना, तो उसी क्लिप को निकालकर क्यों दिया गया? ये प्लानिंग के तहत हुआ। अगर ये क्लिप इस हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ना आता तो ये क्या करते, कैसे इल्जाम लगाते, कैसे गद्दार करार देते? तो वो क्लिप निकाला गया। देखें, ये जिम्मेदारी होती है सहाफी की कि जो चीज ऑफ द रिकॉर्ड है वो ऑफ द रिकॉर्ड है। यानी मैं आपको बताता हूं, मुझे शरीफ खानदान ने बहुत सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड बताई उस दौर में जब मैं कवरेज करता था। यानी शहबाज शरीफ ने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बात की और हमजा शहबाज ने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। कई इनके बुजरा हैं जिन्होंने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। इसी तरह पीटीआई के लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। पीपल्स पार्टी के 1-2 लोग हैं, उन्होंने हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। हत्ता के जो पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो जब कोई ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते थे और हमें कहते थे जी कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, तो फिर वो ऑफ द रिकॉर्ड रहती है। उसमें तो वो बहुत ऐसी बातें करते हैं कि वो पब्लिक हो जाए तो भूचाल आ जाए, लेकिन यह सारा कुछ पब्लिक किया नहीं जाता। लेकिन बिलाखिर एक दिन चीजें पब्लिक हो ही जाती हैं। अब जनाब नौरीन खानम को बुलाएंगे तो वो क्या कहेंगी? वो ये कहेंगी जी ऑफ द रिकॉर्ड था, और वो ये कहेंगी मैंने मना किया था ऑन एयर नहीं करना। तो फिर क्या करेंगे? किसी शख्स की सोच के ऊपर तो आप पैरा नहीं बिठा सकते ना। अगर एक आदमी अपने आप में ये समझता है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हुई है, तो इस पे कौन सा मुकदमा बनता है?